में नियम थे। हालांकि संसदीय प्रक्रिया के ये नियम बुद्ध द्वारा बैठकों में लागू किए गए थे। संघों ने उन्हें समय समय में देश में कार्यरत राजनीतिक सभाओं के नियमों से उधार लिया होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत हार गया। क्या वह इसे दूसरी बार खो देगी, मुझे नहीं पता, लेकिन भारत जैसे देश में काफ़ी संभव है जहां लंबे समय से अप्रायुक्त लोकतंत्र को कुछ बिल्कुल नया माना जाना चाहिए, वहां लोकतंत्र द्वारा तानाशाही का स्थान लेने का खतरा है। इस नवजात लोकतंत्र के लिए यह बहुत संभव है कि वह अपना स्वरूप बरकरार रखे, लेकिन वास्तव में तानाशाही को जगह दे दे। अगर भूस्खलन होता है तो दूसरी संभावना की हकीकत बनने का खतरा कहीं ज़्यादा होता है। यदि हम लोकतंत्र को न केवल स्वरूप में बल्कि वास्तव में भी बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार में पहली बात जो हमें करनी चाहिए वह है अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों को मजबूती से अपनाना। इसका मतलब है कि हमें क्रांति के खूनी तरीकों को त्यागना होगा। इसका मतलब है कि हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह का रास्ता छोड़ देना चाहिए। जब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का रास्ता नहीं बचा था, तब असंवैधानिक तरीकों का औचित्य बहुत अधिक था। लेकिन जहां संवैधानिक तरीके खुले हैं वहां इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके और कुछ नहीं बल्कि अराजकता का व्याकरण है और इन्हें जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। दूसरी चीज जो हमें करनी चाहिए वह है जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लोकतंत्र को बनाए रखने में रुचि रखने वाले सभी लोगों को दी गई सावधानी का पालन करना, अर्थात अपनी स्वतंत्रता को किसी महान व्यक्ति के चरणों में अर्पित न करना या उस पर भरोसा न करना। वह शक्ति जो उनकी संस्थाओं को नष्ट करने में सक्षम बनाती है, उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ होने में कुछ गलत नहीं है जिन्होंने जीवन भर देश की सेवा की है, लेकिन कृतज्ञता की भी सीमाएं हैं। जैसा कि आयरिश देशभक्त डैनियल कोनेल ने ठीक कहा था कि कोई भी पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई भी महिला अपनी पवित्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती, कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। यह सावधानी किसी अन्य देश की तुलना में भारत के मामले में कहीं अधिक आवश्यक है। भारत में भक्ति या नायक पूजा का मार्ग कहा जा सकता है, उस राजनीति में दुनिया के किसी भी अन्य देश में राजनीति में निभाई जाने वाली भूमिका बराबर नहीं है। धर्म हमें भक्ति, आत्मा की मुक्ति का मार्ग दे सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का एक निश्चित रास्ता है। तीसरी चीज जो हमें करनी चाहिए वह है केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट ना होना, हमें राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जीवन का एक ऐसा तरीका जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इन सिद्धांतों को त्रिमूर्ति में अलग अलग वस्तुओं के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। वे इस अर्थ में त्रिमूर्ति का एक संघ बनाते हैं कि एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल उद्देश्य को निष्फल करना है। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता, ना ही स्वतंत्रता और समानता को भाईचारे से अलग किया जा सकता है। समानता के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व पैदा करेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी। बंधुत्व के बिना
स्वतंत्रता अनेक लोगों पर, कुछ लोगों पर वर्चस्व पैदा कर देगी। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता चीज़ों का स्वाभाविक क्रम नहीं बन सकती। इन्हें लागू करने के लिए एक कांस्टेबल की आवश्यकता होगी। हमें इस तथ्य को स्वीकार करके शुरुआत करनी चाहिए कि भारतीय समाज में दो चीज़ों का पूर्ण अभाव है। इसमें से एक है समानता। सामाजिक स्तर पर भारत में हमारे पास श्रेणीबद्ध असमानता के सिद्धांत पर आधारित समाज है, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अत्यधिक धन है, जबकि कई लोग अत्यंत गरीबी में रहते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। राजनीति में हम हर एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट के एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। कब तक हम विरोधाभासों का जीवन यह जीते रहेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? यदि हम इसे लंबे समय तक नकारते रहे तो हम ऐसा केवल अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर करेंगे। हमें यथाशीघ्र इस विरोधाभास को दूर करना होगा, अन्यथा जो लोग असमानता से पीड़ित हैं वे राजनीतिक स्वतंत्रता की संरचना को नष्ट कर देंगे, जिसे विधानसभा को कड़ी मेहनत से बनाना पड़ता है। दूसरी चीज जो हम चाहते हैं वह है भाईचारे के सिद्धांत की मान्यता। बंधुत्व का क्या अर्थ है? बंधुत्व का अर्थ है सभी भारतीयों के बीच समान भाईचारे की भावना, भारतीयों को एक होने की भावना। यह वह सिद्धांत है जो सामाजिक जीवन को एकता और एकजुटता प्रदान करता है। इसे हासिल करना एक कठिन बात है। यह कितना कठिन है इसका एहसास जेम्स ब्राइड द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में अमेरिकन कॉमनवेल्थ पर अपने खंड में संबोधित कहानी में किया जा सकता है। कहानी यह है कि मैं स्वयं ब्राइस के शब्दों में सुनने को प्रस्ताव करता हूँ। कुछ साल पहले अमेरिकी प्रोटेस्टेंट एपिस्कोप चर्च अपने त्रिवार्षिक सम्मेलन में अपनी पूजा पद्धति को संशोधित करने में व्यस्त था। छोटी सी वाक्य वाली प्रार्थनाओं के बीच संपूर्ण लोगों के लिए प्रार्थना शुरू करना वांछनीय समझा गया। न्यू इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित देवता ने हे भगवान हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दे शब्द प्रस्तावित किए। एक दोपहर तुरंत स्वीकार किया गया। अगले दिन इस वाक्य को पुनः विचार करने के लिए लाया गया। जब हम लोगों द्वारा राष्ट्र शब्द पर इतनी आपत्तियां उठाई गईं कि एक राष्ट्रीय एकता की बहुत निश्चित पहचान है, इसलिए इसे हटा दिया गया और इसके स्थान पर हे भगवान इन संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दो शब्द अपनाए गए। जिस समय यह घटना घटी उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में इतनी कम एकजुटता थी कि अमेरिका के लोग सोचते ही नहीं थी कि वे एक राष्ट्र हैं। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग यह महसूस नहीं कर सकते कि वे एक राष्ट्र हैं, तो भारतीयों के लिए सोचना कितना कठिन है कि वे एक राष्ट्र हैं। मुझे वे दिन याद हैं जब राजनीतिक विचारधारा वाले भारतीय भारत के लोगों की अभिव्यक्ति से चिढ़ते थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्र अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी। मेरा मानना है कि यह मानकर कि हम एक राष्ट्र हैं, हम एक बड़ा भ्रम पाले हुए हैं। हजारों जातियों में बांटे हुए एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जितनी जल्दी हमें यह एहसास हो जाए कि हम एक दुनिया के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में अभी भी एक राष्ट्र नहीं हैं, हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। तभी हमें एक राष्ट्र बनने की आवश्यकता का एहसास होगा और लक्ष्य को साकार करने के तरीकों और साधनों के बारे में गंभीरता से सोचेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन होने वाला है, संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक कठिन। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई जातीय समस्या नहीं है। भारत में जातियां हैं। जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। प्रथमतः क्योंकि वे सामाजिक जीवन में अलगाव लाते हैं। वे राष्ट्र विरोधी इसलिए भी हैं क्योंकि वे जाति पाति के बीच ईर्ष्या और
वैमनस्य पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में एक राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इन सभी कठिनाइयों को दूर करना होगा, क्योंकि बंधुत्व तभी एक तथ्य हो सकता है जब हम कोई राष्ट्र हो। बंधुत्व के बिना समानता और स्वतंत्रता का रंग पोतने से अधिक गहरा नहीं होगा। ये उन कार्यों के बारे में मेरे विचार हैं जो हमारे सामने हैं। हो सकता है कि वे कुछ लोगों के लिए बहुत दुखद ना हो, लेकिन यह कहने में कोई गुजेर नहीं है कि इस देश में राजनीतिक सत्ता पर लंबे समय से कुछ लोगों का एकाधिकार रहा है और बहुत से लोग केवल बोझ ढोने वाले जानवर हैं, बल्कि शिकार करने वाले जानवर भी हैं। इस एकाधिकार को न केवल उन्हें बेहतरी के अवसर से वंचित किया है, बल्कि उन्हें जीवन का जो महत्व कहा जा सकता है उससे भी वंचित कर दिया है। ये दलित वर्ग शासित होने से थक गए हैं। वे स्वयं पर शासन करने के लिए अधीन हैं। दलित वर्गों में आत्म प्राप्ति की इच्छा को वर्ग संघर्ष या वर्ग युद्ध में विकसित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे सदन में विभाजन हो जाएगा। वह सचमुच आपदा का दिन होगा, क्योंकि जैसा कि इब्राहिम लिंकन ने कहा है, अपने ही विरुद्ध विभाजन सदन अधिक समय तक नहीं टिक सकता। इसलिए जितनी जल्दी उसको आकांक्षाओं को साकार करने के लिए जगह बनाई जाएगी और लोगों के लिए उतना ही बेहतर होगा। देश के लिए उतना ही बेहतर होगा, जिसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बेहतर होगा और इसकी लोकतांत्रिक संरचना की निरंतर के लिए बेहतर होगा। यह जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और बंधुत्व की स्थापना द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए मैंने उन पर इतना जोर दिया है। मैं सदन को और अधिक थका देना नहीं चाहता। स्वतंत्रता निसंदेही खुशी की बात है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस आज़ादी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी डाली हैं। आज़ादी के बाद हमने किसी भी गलत चीज़ के लिए अंग्रेज़ों को दोषी ठहराने का बहाना खो दिया है। अगर इसके बाद गलत चीज़ें होती हैं तो हमारे अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। चीज़ें गलत होने का बहुत खतरा है। समय तेजी से बदल रहा है। हमारे अपने सहित कई नए विचारधाराओं से प्रेरित हो रहे हैं। वे जनता द्वारा सरकार से उब चुकी हैं। वे जनता के लिए सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और इस बात से उदासीन हैं कि यह जनता की सरकार है या जनता के द्वारा। यदि हम उस संविधान को संरक्षित करना चाहते हैं जिसमें हमने जनता के लिए जनता द्वारा शासन के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया है, तो आइए हम संकल्प लें कि हमारे रास्ते में आने वाली बुराइयों को पहचानने में नहीं बरतेंगे। लोगों के लिए सरकार की बजाय लोगों द्वारा सरकार को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करेंगे, ना ही उन्हें हटाने की हमारी पहल में कमजोर बने। देश की सेवा करने का यही एकमात्र तरीका है। मैं इससे बेहतर कुछ और नहीं जानता। तो यह बात 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में बोलते हैं। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके हौसला